हेलो एवरीवन, नमस्कार। डे 4 के इस सीरीज़ में आज हम लोग भी कुछ कॉमन एरर्स के सवालों को लेकर आए हैं। और ये सवाल जो है आपका कोई टॉपिक वाइज नहीं बल्कि मिसलेनियस सवाल लिया गया है। तो आइए इन सवालों को वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे @इम्पेटस इंग्लिश लाइव पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक हमारा है अपना मंटू कुमार एमी के नाम से, एक फेसबुक पेज है सेम इम्पेटस इंग्लिश लाइव, और टेलीग्राम इंग्लिश बाय मंटू सर के नाम पे है ना, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग सवालों के सिलसिला को। और उसमें पहला सवाल आपके सामने जो है ये है कॉमन एरर का सवाल। ठीक है, सवाल ये सब जो है आपका है ना मिसलेनियस सेक्शन से है, मतलब ओवरऑल ग्रामर के हर टॉपिक से कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, तो कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए, द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। ठीक है, हमने आपको कई बार बताया है कि जब कॉमन एरर सॉल्व करें तो वहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखें आप कि वन बाय वन, जैसे ए में कोई गलती है या नहीं, फिर बी में कोई गलती है या नहीं, सी में गलती है या नहीं, है ना, ऐसे करके हम लोग उसको पूरा देखें। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, कोई दिक्कत नहीं था। टेल, आप कुड यहाँ मॉडल से, तो मॉडल के साथ टेल आएगा ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द सर्वेंट, ठीक है, ब्रोक द ग्लास, किसने ग्लास तोड़ा। चूँकि ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा बी को लेकर के है ना अभी श्योर नहीं हो पा रहे थे कि गलती है या नहीं, तो आइए देखते हैं। यानी आपने इतना डिसाइड कर लिया कि आपका जो है ए और बी पार्ट में, ए और सी पार्ट में कोई एरर नहीं था, बट बी में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि जब हम विच की बात करते हैं तो विच जो होता है ना, इसका मतलब जिसका या किसका, दोनों सेंस में आता है। तो विच सिलेक्शन की ही बात करता है, सिलेक्शन मीन्स चॉइस की बात करता है। तो ये लिखा है विच ऑफ द सर्वेंट, यानी उन नौकर के पास, इस लैंडलॉर्ड के पास बहुत सारे नौकर हैं। ठीक है, 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल संख्या में। तो उसमें से किस नौकर ने ये ग्लास को ब्रोक किया है, ये बात कह रहा है। तो विच ऑफ आ रहा है, तो विच ऑफ के साथ आप जानते हैं क्या, जब भी आएगा तो पीसीएन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन दिखाना है। तो सिलेक्शन कभी एक में से तो नहीं होता नहीं है ना, वो होता है मोर देन वन। ठीक है, 2 3 4 5 इस ढंग से करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सर्वेंट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्वेंट्स हो जाएगा। सर्वेंट नहीं हो जाएगा बल्कि सर्वेंट्स। ठीक है, तो सही आंसर बी नंबर। चलिए इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं हम लोग अगले स्लाइड में, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपके लिए मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है आपका, ठीक है, विच ऑफ, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ, हुज, हु वर्सेस हुम। तो हमने वही बताया आपको कि विच ऑफ के बाद जब सिलेक्शन दर्शाने की बात करते हैं तो इसके बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, पीसीएन होता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हुज का मतलब होता है किसका या जिसका। ठीक है, ये भी पोजीशन दिखाता है, और पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग ऑफ विच की ही बात करते हैं। पोजीशन दिखाने के लिए किसकी बात करते हैं हम लोग, ऑफ विच। ठीक है, तो ऑफ विच, वहाँ विच ऑफ था, ये ऑफ विच है। तो ऑफ विच और हुज ये दोनों शो करता है कि क्या शो करता है, दोनों पोजीशन शो करता है। ठीक है ना, पोजीशन समझते होंगे आप लोग, अधिकार। ठीक है, जैसे दिस इज़ हुज पेन बोलते हैं ना, किसका कलम ये है, तो हुज, ऑफ विच। हुज स्पेशली इंडिविजुअल केस में बात करते हैं और लिविंग थिंग के केस में ज़्यादातर। ठीक है, और ऑफ विच जो होता है ये नॉन लिविंग थिंग के केस में। हालांकि ऑफ विच जो होता है इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कभी और आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग हु और हुम। तो हु वर्सेस हुम के बारे में एक दो बात केवल जान लीजिए यहाँ पे। देखिए, हु एज अ सब्जेक्ट काम करता है, जबकि हुम एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक होता है ऑफ हुम भी। ठीक है, तो हम लोग कभी और वाले स्लाइड में जब आगे बात करेंगे तो वहाँ ऑफ हुम, ऑफ विच को और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, हुज को। ठीक है, पोजीशन वाले केस में। फ़िलहाल अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं पूरा, आइए। तो हु वर्सेस हुम को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हु वर्सेस हुम में जो है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि ये सब्जेक्ट और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखिएगा
कि जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वर्ब के इक्वल होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग whom की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, whom। लेकिन जब नंबर ऑफ वर्ब ज़्यादा होता है सब्जेक्ट से तो उसके लिए हम लोग who की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस को फॉर्म होने के लिए मिनिमम सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब होने चाहिए कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस को फॉर्म होने के लिए। तो इसीलिए वर्ब अगर एक है तो दूसरा सब्जेक्ट हमें चाहिए ना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हु का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम, ठीक है। देखिए ध्यान से, द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट, जो रिक्रूट जो भर्ती होने के लिए आया था उससे पूछा ऑफिसर ने विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम, वह किस डिस्ट्रिक्ट से आया है, ठीक है। क्या लिखा है, विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में, यहाँ तक दिक्कत नहीं था। सिलेक्शन की बात कर रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया है, तो विच डिस्ट्रिक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलते हैं विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच फिल्म डू यू लाइक मोस्ट बोलते हैं ना, तो विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और एक ही पैटर्न पे हमने कुछ क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आप चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर पाएँ, ठीक है। ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉय, है ना, एज अ पार्टिंग गिफ्ट विच मेड देम हैप्पी। देखिए दो तीन बातें समझिए यहाँ पे। ईच बॉय वॉज गिवन एक्टिव में या पैसिव में, तो आप कहेंगे सर पैसिव में है। तो आप जानते हैं ईच के साथ जो नाउन आता है वो क्या होता है, एसियन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ तक सही है। चूँकि नाउन सिंगुलर हो गया, वर्ब भी सिंगुलर होगा और ये पैसिव में लिखा गया है, दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट, ठीक है, जो पार्टी में लोग गिफ्ट देते हैं। विच मेड देम हैप्पी। देखिए अब यहाँ जो विच आया है, ये विच ऑफ विच वाला कंडीशन नहीं है, ये विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। विच मेड देम हैप्पी। अब रिलेटिव प्रोनाउन में भी विच जो है ये काम करता है दो तरीके से, डिफाइनिंग क्लाउज और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी पूरे स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करके, है ना, और अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना समझिए, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं था आपको। मेड देम हैप्पी। अब आप कहेंगे कि सर ईच बॉय यानी हर लड़का को दिया गया गिफ्ट, तो यहाँ पे हर लड़का के लिए, चूँकि यहाँ सिंगुलर था, ईच के बाद तो एशियन आया था, है ना, तो वैसे कंडीशन में सर यहाँ देम कैसे आएगा, अगर ही जाना चाहिए ना कि उसको खुश कर दिया, तो किसी एक बच्चे को दिया जाता तो यहाँ ही जाता, चूँकि यहाँ पे हर किसी को दिया गया है तो इसीलिए यहाँ पे देम का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं था, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, नो एरर, ठीक है। आइए और आगे समझते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। ईच वर्सेस एवरी में क्या डिफरेंस है, तो आप जानते हैं कि ईच का जो यूज़ करते हैं हम लोग वो करते हैं दो या उससे अधिक में से कोई एक को दिखाने के लिए, जबकि एवरी की जब हम बात करते हैं तो दो, तीन या उससे अधिक में से प्रत्येक की बात करते हैं, ठीक है। तो ईच और एवरी में क्या हो गया, ये प्रत्येक तो होता ही है, प्रत्येक समझते हैं आप लोग ना, जैसे दो में से कोई एक, ठीक है, सॉरी दो में से कोई एक कह रहे हैं, दो में से प्रत्येक, दोनों को प्रत्येक, है ना। तो दो या उससे अधिक में से प्रत्येक की जब बात करेंगे तो ईच आएगा, जबकि तीन या उससे अधिक में से प्रत्येक की बात करेंगे तो एवरी की बात करते हैं हम, ठीक है। और ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद पीसीएन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन वर्ब होता है सिंगुलर, वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। बट अगर बीच में आ गया कोई रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी मीन्स व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ गया तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। इस कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दियर लगेजेस विच वर केप्ट एट द स्टेशंस रेस्ट रूम्स लॉकर्स, है ना, वर लेटर क्या है, रिट्रीव्ड, ठीक है। दियर लगेजेस विच वर केप्ट एट द स्टेशंस रेस्ट रूम लॉकर्स, है ना, वेयर क्या है, वर लेटर रिट्रीव्ड। देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, सबसे पहली बात तो यहाँ लगेजेस नहीं होता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो, ठीक है, कलेक्टिव में होने के बावजूद भी सिंगुलर में यूज़ करता है, तो लगेज नहीं बल्कि लगेज होगा। अब थोड़ा सा एक मिस्टेक यहाँ पे शायद और कर दिया गया है, विच वर, यहाँ भी वर का यूज़ किया गया है, केप्ट एट द स्टेशंस रेस्ट रूम लॉकर्स, है ना, अब फिर यहाँ पे यूज़ किया गया है वर लेटर रिट्रीव्ड।
तो चूंकि लगेज की बात कर रहा है, उनके लगेज की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं लगेज जो होता है ये सिंगुलर नाउन होता है ना। लगेज कैसा ये होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर होने के केस में यहाँ भी वर्ब जो होता है वाज होना चाहिए था, और यहाँ भी वर्ब वाज ही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली गलती लगेजेज नहीं बल्कि लगेज, यहाँ भी वर्ब चेंज होना चाहिए और यहाँ भी वर्ब चेंज होना चाहिए। इस टाइप के सवाल जो एग्ज़ाम पूछ दिए जाते हैं, एग्जाम देखिए मैंने यहाँ कुछ चेंज नहीं किया, जो जैसे एग्जाम पूछा हुआ था वैसे ही, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है यहाँ तक अगर वास की जगह वर्ब की जगह वास करते तो आपका आंसर तो ए हो जाता, ठीक है। बट कॉमा दे दिया है ना यहाँ पे, यानी यहाँ जो आगे जो लिखा गया है वर लेटर रिट्रीव्ड, ठीक है, उसे लिया गया। तो किससे लिया गया, लगेज को लिया गया। तो लगेज की कंडीशन में क्या आना चाहिए, ठीक है, वास ही आना चाहिए। बट एग्ज़ाम वाले क्या हो सकते हैं, कई बार ऐसा एसएससी आयोग इस बात को कंफर्म कर दे कि नहीं इसका आंसर हम ए ही मानेंगे, क्योंकि लगेजेज नहीं बल्कि लगेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वर और यहाँ भी वर के फॉर्म में दिया है, ठीक है। बट देखा जाए अगर लॉजिकली तो यहाँ भी वास और यहाँ भी वास होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। देखिए यहाँ भी वही बात है, आप जानते हैं सीनरीज नहीं होता है बल्कि क्या होता है सीनरी, ठीक है। इन सब नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो काफ़ी आसान सवाल ये सब है, आंसर हो गया बी नंबर। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं फटाफट। दैट समर इलेक्शंस वर हेल्ड एट मेनी अ प्लेस विदाउट एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट। तो दैट समर यहाँ तक दिक्कत नहीं था, इलेक्शंस प्लूरल है तो वर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेल्ड एट आयोजन होने के लिए सेंस में आता है, हेल्ड एट यहाँ भी दिक्कत नहीं था, है ना। मेनी अ प्लेस, देखिए तो आप जानते हैं मेनी के केस में मेनी के साथ या तो नाउन पेशियन आता है, लेकिन जब मेनी के साथ आप आर्टिकल ए की बात करते हैं तो नाउन एशियन आता है, ठीक है। तो या तो मेनी होता तो मेनी प्लेसेस या मेनी अ प्लेस, ये भी दिक्कत नहीं है। विदाउट एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं, आंसर नो एरर, ठीक है। काफ़ी आसान सा सवाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, है ना, व्हेन आई केम फेस टू फेस विदाउट माई स्कूल फ्रेंड। केम फेस टू फेस का मतलब जब मैं उससे मिला तो मैं भौचक्का हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है। तो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, ये फ्रेज होता है टेकन बाय सरप्राइज, ठीक है, आश्चर्यचकित होना। तो यहाँ भी ये सही था, व्हेन आई केम फेस टू फेस, ये भी व्हेन आई केम तो पास्ट में सही है, फेस टू फेस विद माई स्कूल फ्रेंड सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर, सही आंसर हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्लाइड ये है आपके सामने। द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउसेस अ सॉफ्ट फ्लोर एंड 10 क्यूबिकल्स, क्यूबिकल्स का मतलब होता है कमरा, रूम, ठीक है, फॉर द स्टाफ इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर। देखिए गलती तो आसानी से दी जाता है आप लोगों को। द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउसेस, है ना, अ सॉफ्ट फ्लोर कोई दिक्कत नहीं था, एंड 10 क्यूबिकल्स यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। जैसे बोलते हैं मेरे पास 500 रुपये हैं, क्या बोलते हैं 500 रुपीज़ या 500 रुपीज़, तो आप कहेंगे सर रुपीज़ में केवल एस लगेगा, हंड्रेड मतलब 100 का 100 नहीं होगा। तो यहाँ 1000 स्क्वायर मीटर्स तो सही है, बट यहाँ स्क्वायर्स नहीं होगा, क्या होगा तो 1000 स्क्वायर होगा, 1000 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। चलिए सही आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट, सी वॉज एनॉयड, पैसिव में लिखा गया है, पैसिव समझते हैं आप लोग ना, बी फॉर्म प्लस V3, ठीक है। व्हेन सी फाउंड दैट द च्युइंगम वाज स्टक टू हर हेयर, वह काफ़ी नाराज़ हो गई थी, कब, जब उसे ये पता चला, व्हेन सी फाउंड, तो ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, ठीक है, फाउंड के साथ दैट आता ही है, दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द च्युइंगम वाज स्टक, ये भी पैसिव में है, च्युइंगम जो है पूरी तरह चिपक गया था, स्टक टू हर हेयर, आप जानते हैं चिपकने के सेंस में क्या होता है, स्टिक के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, और स्टिक का ही पास्ट क्या है, स्टक है, स्टिक का पास्ट क्या है, स्टक है, तो वाज के बाद पास्ट आएगा ही, ठीक है, टू हर हेयर, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। आप देख रहे होंगे बहुत सारे सवालों का आंसर नो एरर है। तो एग्ज़ाम में इस ढंग के जब सवाल पूछे जाते हैं तो कई बार लोग फंस जाते हैं, क्योंकि नो एरर आंसर उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है कि नो एरर कैसे हो सकता है, खुद पे वो कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते, ठीक है। चलिए, इट्स नॉट ईजी फॉर एन एक्टर, ईजी फॉर सही है, टू अर्न रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ द फैंस, है ना, एज वेल एज क्रिटिक। तो आप एक पेयर जानते होंगे कंजंक्शन में कि सर बोथ के साथ हम लोग एंड की बात करते हैं, एज वेल एज की बात नहीं करते, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एंड, ठीक है, बोथ के साथ एंड आता है पेयर में, बोथ राम एंड श्याम ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट अगले स्लाइड, और ये आपके सामने है अंतिम स्लाइड, ठीक है।
It was obviously for everyone that grandfather was hiding something from all of us. It was obviously for everyone, देखिए यहाँ obviously है ना, for लिखा है everyone, तो आप जानते हैं obvious क्या है, एडजेक्टिव है, तो obviously एडवर्ब हो जाएगा। तो जैसे हम बोलते हैं ये बात पूरी तरह से निश्चित है ना, तो इट इज़ श्योरली, इट इज़ श्योर, तो आप बोलेंगे सर इट इज़ श्योर, इट इज़ प्रेटी श्योर बोलते हैं। इट इज़ सर्टेन, नॉट इट इज़ सर्टेनली, ठीक है। तो इट वाज ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, इट वाज ऑब्वियस, OBVIOUS, ठीक है। फॉर एवरी वन दैट ग्रैंड फादर वॉज हाइडिंग, कई लोग दिमाग में तुरंत आ गया होगा सर हाइडिंग क्यों करेंगे हम लोग, यहाँ हिडन तो कर सकते हैं ना, ठीक है, हिडन भी तो कर सकते हैं, तो नहीं। देखिए एक बात मुझे बताइए आप, वैसे आंसर यहाँ पे तो आपका ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑब्वियस ही सही होगा, ठीक है, बट आइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ हिडन यहाँ पे क्यों नहीं होगा, हाइडिंग क्यों सही है। आंसर तो आपका ए नंबर हो गया, आइए थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको और डिटेल में। ध्यान दीजिएगा, द ग्रैंड फादर वॉज हाइडिंग, कई लोगों के दिमाग में भी आया होगा, यहाँ तुरंत हिडन कर दिए होंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर हम यहाँ हिडन करते, यहाँ पे वाज लिखा हुआ है, तो वाज हिडन का मतलब एक्टिव की पैसिव, तो आप कहेंगे सर पैसिव। तो पैसिव और एक्टिव में अगर हम पूछें कि क्या डिफरेंस होता है, क्या बताएंगे आप, सर पैसिव में जो होता है वहाँ ऑब्जेक्ट हेड होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट हेड, जबकि एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हेड होता है। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हेड होता है मेन, ठीक है। जैसे हम ऐसा बोलेंगे, मान लिया जाए आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं सब्जेक्ट हेड है, यानी एक्टिव सेंटेंस में ये है। इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय मी, यानी इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट हेड हो गया। तो जब कोई जिस पर काम का इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन में हम लोग पैसिव में यूज़ करते हैं। तो ग्रैंड फादर छिपा रहे थे हम लोगों से कुछ, तो एक्टिव में ही रहेगा यहाँ, इसलिए हाइडिंग यहाँ पे सही है, ठीक है। बट अगर यहाँ ऐसा आता, समथिंग वाज हिडन फ्रॉम ऑल ऑफ अस, कुछ चीज़ें छिपा हुआ था हमसे, ठीक है, तो वहाँ पे हिडन हो जाता फिर। तो आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे, कहाँ एक्टिव कहाँ पैसिव, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का पूरा इतना सवाल सेशन, ठीक है। अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, सॉल्व करिएगा। PDF मैं पहले ही टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ठीक है, बनाइएगा आप लोग रेगुलरली इसको, ठीक है। और कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।